हेलो दोस्तों, आप सभी का सेक जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इस 10 क्वेश्चन में आप लोगों को मान के चलिए 10 क्वेश्चन से आपको 25 से 30 क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। आप लोग पेन और एक पेपर लेकर के बैठे और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मैं अगर एक आध क्वेश्चन जैसे कर रहा हूँ, अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा तो आप उसे नोट करते जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, क्योंकि भीमराव आम्बेडकर ने ही ड्राफ्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड भी कौन थे? हमारे डॉक्टर आम्बेडकर थे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली हमारा अडॉप्ट कब किया गया? वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस ऑप्शन जो 4 दिए गए उसमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी में आता है, आर्टिकल 45 में, बट इसको आर्टिकल 21A में भी लाया गया है। और आर्टिकल 21A इसमें आता है फंडामेंटल राइट में, बराबर। तो अब राइट टू एजुकेशन का अगर हम अमेंडमेंट देखें तो कौन सा है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, और इसका आर्टिकल भी लिख लीजिए। राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 21A। और तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका आ जाता है आर्टिकल 25 एंड 26। और अगर टोटल देखें तो 25 to 30 तक बोल सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट में था ये पहले, ठीक है, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया और अब इस वक्त ये लीगल राइट रह गया है और इसको एडअप किया गया आर्टिकल 300A में। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी ऑफिस से किस तरीके से इम्पीच किया जाता है, किस तरीके से कौन निकालता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया निकालेंगे क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप ये मान के चलो कि जितने भी लॉज बन रहे हैं सब पार्लियामेंट बना रहा है, तो मोस्टली इसका आंसर हो जाएगा, मतलब अगर हम देखें जैसे प्राइम मिनिस्टर, वो भी पार्लियामेंट के अंदर में ही आ जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर आएंगे, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल लिख सकते हो, आप नोट कर लो। आर्टिकल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, क्या है? आर्टिकल 52। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन है, उसके लिए हम देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी है क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो बताइए अभी करंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का करंट में है तो राजीव कुमार। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे DY चंद्रचूड़। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 50वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CEC, मुख्य चुनाव आयोग को कौन अपॉइंट करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बताइए।
देखिए इसमें आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट है लाइक कैग हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या इटसेल्फ पीएम हो गया प्राइम मिनिस्टर, उसको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और समझ में आ गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, उनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वही करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना। किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए बता देता हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट के इलेक्शन एंड स्टेट्स के इलेक्शन, बराबर। और अब ये बताइए कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? आप कमेंट करके बताइए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जजेस? तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल कितने जजेस हैं एट प्रेजेंट में? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चीफ जस्टिस प्लस 25 अदर जजेस। सेकेंड ऑप्शन चीफ जस्टिस प्लस 30 अदर जजेस। थर्ड है चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। फोर्थ है चीफ जस्टिस प्लस 40 अदर जजेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। अभी टू रिसेंट में 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है। आप बताइए उसका उनका नाम क्या है कमेंट में। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पंचायती राज व्यवस्था को इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लागू किया गया? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 69th अमेंडमेंट एक्ट, 72nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं इसका। पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। आप लोग कमेंट में बताइए म्यूनसिपालिटी कब एक्ट कौन सा अमेंडमेंट है और कब लागू हुआ, ठीक है। हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? किसके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर होती है? किसके पास? ऑप्शन में बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बराबर। देख लीजिए इमरजेंसी कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंदर में आता है। आप लोग लिखते जाइए इस चीज़ को। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट्स में लगती है प्रेसिडेंट के द्वारा, बराबर, आर्टिकल 356 में। और तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के अंदर में आता है, बराबर। ये आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अब देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। और क्या हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी आप देख सकते हैं। इसका आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 148, ठीक है। और 8th क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड ऑप्शन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी, और फोर्थ वर NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी, यस, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बनी थी? 1993 में, समझ में। और एक क्वेश्चन और है, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अमेंडमेंट से आया है ये। अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट से आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 104th, बराबर। तो ये है NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन। ये क्या हो गया है? ये एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आप निश्चिंत मानकर चलिए कि इस पे क्वेश्चन आएगा कि NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, स्टैट्यूटरी कमीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, बस समझ में आ गई। तो ये हो गई है NCBC क्या है हमारी,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और NHRC क्या है, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, अभी इसका आंसर शायद मैंने पहले बताया, क्या शायद बताया होगा, नहीं तो फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल मैंने आपको पहले बता दिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 148। अब इसका काम क्या होता है कैग का काम होता है जितने भी गवर्नमेंट्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जितने भी वेयर हाउसेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों का ऑडिट करने का काम होता है। ठीक है, देख लेते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन इन DPSP? इसका आंसर मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। DPSP में आप देख लीजिए, इसका आंसर तो आर्टिकल 45 हो जाएगा, ऑप्शन बी, बराबर। आर्टिकल 21, आप लोग बोलेंगे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में भी है, तो आर्टिकल 21A है, बट इसमें मेंशन किया हुआ है कि DPSP में। ठीक है, और आर्टिकल 51A क्या है? आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप में मेंशन नोट डाउन कर लीजिए अपने पेपर में। आर्टिकल 51A ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, बराबर। और ये देख लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल 51A, बराबर। तो ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये भी आप देख लीजिए, बराबर। तो आज हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं कि किस तरीके के टॉपिक्स आप लोग की रिक्वायरमेंट है, कि आप चाहते हैं कि मैं उस तरीके के वीडियो और बनाऊं, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी के मैं हर सेक्शन के लाइक प्रियम्बल से फंडामेंटल राइट, DPSP, मतलब जितने पॉलिटी के सेक्शन हैं अगर सारे कवर करूं, तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं एक एक करके एक सेक्शन में कवर करते चलूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको जिस तरीके से है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कवर करने की कोशिश करूँगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं जिस तरीके से पढ़ाना है पूरे नोट्स बना के उस तरीके से मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।